नमस्कार, सवाल इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी और इस वक्त आप एनडीटीवी के साथ हैं। आज सवाल इंडिया में शुरुआत करेंगे पंजाब के अंदर जो सियासी उथल पुथल चल रही है, जो पूरा एक राजनीतिक लड़ाई जो चल रही है, उसके ऊपर बात करने से। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब आमने सामने है। उनकी जो लड़ाई है वो और तीखी हो गई है और सवाल अब यही है कि जो इनकी जंग है, क्या इससे आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस की जो जंग है, क्या इससे इंडिया गठबंधन का पंजाब में जो हाल है वो कहीं ना कहीं ये मान के चलें कि इंडिया का अलायंस पंजाब में कम से कम भंग है, क्योंकि दोनों दलों के नेता जो हैं वो एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। अब कांग्रेस के विधायक सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी का जो मामला है, उसने पूरे मामले को पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की शायद जो आखिरी अंडरस्टैंडिंग हो सकती थी, उसको भी पूरी तरीके से अब उलझा दिया है। ड्रग्स के मामले में सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी हुई है। पुराना मामला उनके खिलाफ था, उस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। चंडीगढ़ में उनके घर से उनको गिरफ्तार किया गया। सुखपाल सिंह खेरा इससे पहले कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में गए थे, फिर आम आदमी पार्टी छोड़कर वापस कांग्रेस में आ गए। और जो पिछली बार आम आदमी पार्टी की सुनामी आई थी पंजाब के अंदर, जबरदस्त जो उन्हें सफलता मिली थी, उसमें कांग्रेस के कुछ जो एमएलए जीते थे, उसमें से एक सुखपाल सिंह खेरा भी हैं। गिरफ्तारी के दौरान खेरा ने फेसबुक पर लाइव करके ये पूरी गिरफ्तारी जो है ये दिखाई पड़ी। पुलिस और उनके बीच में बहस चल रही है। अब इस गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है उनके बीच में तीखे वार पलटवार चल रहे हैं। दोनों पार्टियों में खींचतान दिख रही है। ऐसे में गिरफ्तारी का असर विपक्षी गठबंधन इंडिया पर क्या पड़ेगा, यह भी एक बड़ा सवाल अब बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ अरेस्ट करके लेके चल रही है। पुराना केस है 2015 का, एफआईआर नंबर 35 एनडीपीएस की है। बड़ा सीरियस केस है और इस केस में 8-9 साल के बाद मेरे को आज नामजद कर दिया, जबकि इसी केस को लेकर के जब मेरे को कोर्ट ने तलब किया था 2017 में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हैज रूल्ड इन माय फेवर। तो क्या आप एक ऑफेंस को लेकर के दोबारा अटैक करेंगे अपने विरोधियों के ऊपर? ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2022 ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਦਸੰਬਰ 2022 ਚ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा सी कि सुखपाल सिंह खैरा जिहदे ते नशा तस्करी दे एलीगेशन है, दोष है, उन्हां ते कार्रवाई और इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू हो सकती है। बाकी जिहड़े नाल क्यू सीगे गुरदेव सिंह, मनजीत सिंह, अदर्स 9, उन्हां नूं कन्विक्शन हुंदी है। मेरे वीरों ते भराओ, सारिਆਂ ਨੂੰ अफसोस दा गल ਇਹ है कि इन्हां को कोई अरेस्ट वारंट्स नहीं सी। दूसरी गल मैनू बहुत अफसोस है यूटी पुलिस उत्ते, क्योंकि यूटी जिहड़ी है इहदे उत्ते पंजाब पुलिस डायरैक्टली किसी के घर को एंटर नहीं कर सकती। जो कानून कहता है कि पहले SSP चंडीगढ़ को इजाजत लेनी पैंदी है, फिर जिस सैक्टर में सुखपाल सिंह खैरा जी का घर सी, उस पुलिस स्टेशन का SHO नूं अरेस्ट वारंट कचहरी दे विखाने चाहिए ने, ਤੇ फिर लोकल पुलिस नाल जाएगी, फिर ही तुसी किसी को अरेस्ट कर सकते। देखिए, ये तो पंजाब पुलिस का जिस तरह से आम आदमी पार्टी भगवंत मान अरविंद केजरीवाल इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद आतंकवाद के वक्त में ही ऐसे इस्तेमाल किया गया 1980 और 1990 के दशक में। कोई आदमी अक्यूज्ड है, उसको पुलिस सम्मन करे, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराए, वो जवाब नहीं देता उसको अरेस्ट करे। ये पंजाब को जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है पंजाब पुलिस को, अब ये क्या है, भोले भाले लोगों को भी इस्तेमाल करेगी, अरेस्ट करेगी, उनके ऊपर नाजायज केस डालेगी। क्योंकि जब आप गलत काम कराते हो तो फिर पुलिस भी गलत काम करती है, अपने लिए भी पैसे इकट्ठे करने के लिए भी गलत काम अब करेगी। तो ये मुझे लगता है पंजाब के लिए एक दोबारा से काले दौर की शुरुआत है। तो ये एक ऐसा मुद्दा हो गया है जिस पर आम आदमी पार्टी है उसे घेरने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक जैसे आरोप लगा रहे हैं। अब बड़े सवाल इस पर कुछ उठते हैं। बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या सुखपाल खेरा की गिरफ्तारी से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संबंध जो हैं वो और बिगड़ेंगे? क्या इंडिया गठबंधन पर इस गिरफ्तारी का असर पड़ेगा?
और क्या यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, जैसा आरोप कांग्रेस लगा रही है? हमारे साथ इस वक्त विनोद अग्निहोत्री साहब जुड़ रहे हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं अमर उजाला के। वीरेंद्र वशिष्ठ साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। मलविंदर सिंह कांग हमारे साथ जुड़ेंगे, आप प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। पर उन पे जाने से पहले मैं सीधे अपने सहयोगी मोहम्मद गजाली के पास जाना चाहता हूं इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट के लिए। गजाली, सबसे पहले तो ये बताइए कि सुखपाल खैरा ने एक बयान अपना पूरा दे दिया है, उन्होंने सीधे सीधे मुख्यमंत्री के ऊपर अटैक किया है। क्या मुख्यमंत्री पंजाब की तरफ से इस पर कोई बयान आया है, और अब राजनीतिक स्थिति क्या दिख रही है पंजाब के अंदर? जी देखिए, जो केस के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री की तरफ से बयान नहीं आया है, लेकिन आपके पैनल में मलविंदर सिंह कंग बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने ही सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो तकनीकी या लीगल डिटेल्स हैं कि क्यों उनकी गिरफ्तारी हुई है वो समझाने की कोशिश की थी कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट से जो सुखपाल सिंह खैरा को समन से राहत मिली थी कि इस केस में पंजाब पुलिस उनको समन इशू नहीं कर सकती है, तो उसी में एक और क्लॉज जजमेंट में था कि हालांकि समन के लिए इशू नहीं, कि समन नया समन सुखपाल खैरा को इशू नहीं हो सकता है, लेकिन एक प्रेस जांच की जा सकती है, जिसका हवाला देकर पंजाब सरकार या पंजाब पुलिस उनकी गिरफ्तारी करती है और बताती है कि इसी साल अप्रैल के महीने में एक एसआईटी का गठन होता है, उस एसआईटी में जांच होती है और फिर उनकी गिरफ्तारी होती है। जहां तक राजनीतिक मामले की बात आप कर रहे हैं, उसमें एक चीज आप ध्यान दें कि कांग्रेस के साथ हमेशा से ये समस्या रही है, और आप भी बेहतर जानते हैं कि जो जमीनी हकीकत है, जो ग्राउंड से रिपोर्ट लीडर्स बताते हैं, शायद दिल्ली उसको बहुत देर से सुनता है। ये अमरिंदर सिंह और चन्नी वाले मामले में हमने देखा था कि कैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ कई सालों से मुखालफत हो रही थी, लेकिन अचानक वो जाकर 2021 में सब कुछ हुआ, वो प्रकरण देखा। यही हाल इंडिया अलायंस को लेकर भी पंजाब में बहुत दिनों से बयानबाजी चल रही है। प्रताप सिंह बाजवा है, राजा वड़िंग है, जितने प्रमुख नेता हैं वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। लेकिन आज भी एक बहुत हैरानीजनक बात यह है कि सुखपाल खैरा सिर्फ एक विधायक नहीं है, पूर्व एलओपी रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में फिलहाल नेशनल लेवल पे वो किसान सेल के चेयरमैन है। लेकिन अभी तक केंद्रीय लीडरशिप जो है कांग्रेस की, उसकी तरफ से उनके बचाव में या उसके कंडेमनेशन के लिए कोई बयान नहीं आया। ये शायद दर्शाता है कि कितना ये जो इंडिया अलायंस का बैलेंसिंग एक्ट है कितना मुश्किल है। गजाली, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सीधे अपने मेहमानों के पास चलता हूं और शुरुआत विनोद अग्निहोत्री जी आपसे ही करता हूं। हम लोग कई बार इंडिया अलायंस के ऊपर किस तरीके की मुश्किलें हैं उस पर कई बार हम बात कर चुके हैं। उसमें हमने ये भी कई बार बात करी है कि सबसे ज्यादा जो दिक्कत वाले राज्य होंगे वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जहां आमने सामने खड़ी है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, वो राज्य होंगे। लेकिन इस तरीके से एक दूसरे के पीछे पुलिस का जो कार्रवाई हुई है उसको जिस तरीके से अब देखा जा रहा है, आपको लगता है कि अलायंस पर इसका एक नेगेटिव असर पड़ेगा? नहीं, निश्चित रूप से इस तरह की जब घटनाएं होती हैं अंकित जी, तो तनाव तो बढ़ता ही है आपस में गठबंधनों में। अभी आप एक ताजा उदाहरण देख लिए तमिलनाडु का, कि जरा सा बयान दिया अन्नामलाई ने ऊपर अन्नादुराई जी को लेकर के, और एआईडीएमके ने अपने को अलग कर लिया एनडीए। वहां तो सिर्फ बयान की बात, यहाँ तो एक उनके पूर्व सीएलपी और मौजूदा विधायक और कांग्रेस सेल के चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के अंदर इस पर एक मंथन चिंतन तो होगा ही। जिस तरह पंजाब में कांग्रेस के सारे नेता, चाहे वो प्रताप सिंह बाजवा हो, राजा वरिंदर सिंह हो, सारे लोग जो है जिस तरह हमलावर हुए हैं, तो रिश्तों में खटास तो आएगी। देखिए, पंजाब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाला स्टेट है इंडिया अलायंस में, दिल्ली से भी ज्यादा। और मैं एक बात और कह दूं आपको, दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी का जो हाईकमान है अरविंद केजरीवाल जी, वो दिल्ली का मामला तो सुलटा लेंगे शायद कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठ के। पंजाब का मामला कैसे सुलटाएंगे वो एक बड़ा पेच है, क्योंकि 2019 में 13 में से 8-9 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और आम आदमी पार्टी ने 1 सीट जीती थी। बाद में 1 सीट जालंधर की खाली हुई, वो आम आदमी पार्टी ने जीती। और हालांकि भगवंत मान अपनी सीट जो उनसे खाली हुई थी वो बाई इलेक्शन में हार गए, सिमरनजीत सिंह मान जीते। तो इसको लेके दोनों पार्टियों में बंटवारे को लेके तो पेच पड़ेगा ही पड़ेगा। अब इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, एक दूसरे पर जो दबाव पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से पंजाब की जो कांग्रेस पंजाब है, कांग्रेस यूनिट है, उसका बराबर दबाव है कि हम 13 की 13 सीटें लड़ेंगे। जी अच्छा, माफ कीजिएगा, सुखपाल खैरा उस वक्त बात कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि वहां चले जाएं, लेकिन वो शायद दोबारा जब वो हमारे पास उनका साउंड बाइट आएगा तो जाएंगे। पर विनोद जी फटाफट अपनी बात खत्म कीजिए, फिर मैं जरा बाकी अपने मेहमानों को भी लेके आता हूं। अच्छा, तो मैं वीरेंद्र वशिष्ठ साहब, तो कांग्रेस
पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है सर, उससे तो समर्थन मिल नहीं रहा है सुखपाल खैरा साहब को। तो कंफ्यूजन कांग्रेस पार्टी के अंदर, क्या सेंटर दिल्ली में कुछ अलग बात, चंडीगढ़ में कुछ अलग बात? बशीर साहब आप म्यूट पर हैं सर, अनम्यूट कर लीजिए। धन्यवाद। अंकित जी, मैं आज के प्रकरण के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि हम लोग इंडिया के साथी हैं, पर पंजाब के अंदर कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। आपको इस चीज को नहीं भूलना होगा। मेरे को लगता है कि आज की जो कार्रवाई हुई है और ऐसे दिन पर हुई है कि अशोभनीय है कि इस प्रकार की कार्रवाई भगत सिंह जी की जयंती के दिन पर की गई और भगत सिंह जी और हमारे साथियों ने उनको आदर्श माना है। और सुखपाल खैरा जी के पिछले वैसे कभी के भी ट्वीट्स देखे, पर पिछले 15 दिन के ट्वीट्स देखे हैं कि हम कांग्रेस के लोगों की आवाज उठाते हैं, लोगों की बात रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पहली नजर में ये बदलाखोरी, या जो पंजाबी में बदलाखोरी कहते हैं और इसको आम भारत में द्वेषपूर्ण कार्रवाई कहा जाता है, कि ये पहली नजर में द्वेषपूर्ण कार्रवाई लग रही है पंजाब सरकार। सर पहली नजर में द्वेषपूर्ण क्यों आपको कार्रवाई लग रही है? केस है उनके ऊपर, अगर उनके ऊपर दोबारा इन्वेस्टिगेशन हो सकती है तो आम आदमी पार्टी कर रही है, अपनी प्रदेश यूनिट के संपर्क में है और हमारा पूरा समर्थन है। सुखवीर खैरा जी, जो भी सुखपाल खैरा जी पंजाब के लोगों की आवाज उठा रहे थे, चाहे वो मोगा में हमारे ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट के ब्रदर की किलिंग का मामला हो या आपने अभी देखा साहब कि जो परेशानियां आप और पॉलिटिकल पार्टी से बताते थे वो अब दिख रहा है आम आदमी पार्टी पर। बिल्कुल अब वही आरोप लग रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित होकर बदले की आप कार्रवाई कर रहे हैं। ये जो नई इन्वेस्टिगेशन चलाने का क्लॉज था, उसका इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि सुखपाल खैरा आपके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अरे ये कोई नया केस नहीं है। देखिए अंकित जी, देखिए ये मामला बहुत पुराना है। 2015 में जब पहली एफआईआर हुई, उस समय सरकार श्रोमणी अकाली दल और भाजपा की थी। जब सुखपाल सिंह खैरा इसमें इन्वॉल्व किए गए 2017 में, तब सरकार कांग्रेस की थी। जब 2021 में सुखपाल सिंह खैरा अरेस्ट होते हैं, तब सरकार कांग्रेस की थी और सुखपाल सिंह खैरा भी कांग्रेस के मेंबर थे। तो ये मामला बहुत पुराना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नशे का बहुत बड़ा कारोबार पंजाब में ड्रग का एक पूरा सरगना काम करता है। मान साहब की सरकार ने पंजाब के लोगों से वादा किया था कि नशे को जड़ से खत्म करेंगे। उसमें चाहे कोई पुलिस ऑफिसर हो, अपना हो, बेगाना हो, विधायक हो, बड़ा पॉलिटिशियन हो। और पिछले दिनों में देखा हो अंकित भाई, हमने एक सीनियर पुलिस एक सवाल का जवाब देंगे आप? एक सवाल का जवाब देंगे सर आप? आपने कहा 2015 का मामला है, पुराना मामला है। सुखपाल खैरा आपको याद है आपकी पार्टी में कब थे सर? नशे के खिलाफ अगर आप लोग बात करते थे तो ऐसे आदमी को जिसके ऊपर नशे का आरोप लगा हुआ था, वो आम आदमी पार्टी में करने क्या आया था फिर? सुनिए, सुखपाल खैरा जब इसमें इन्वॉल्व किए गए तब वो कांग्रेस में जा चुके थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसमें 2000 हो चुके हैं। 2016 में सुखपाल खैरा किस पार्टी में थे सर? हेलो, 2016 में सुखपाल खैरा किस पार्टी में थे? जब सुखपाल सिंह खैरा पे ये मामला दर्ज हुआ, तब सुखपाल सिंह खैरा आम आदमी को छोड़कर कांग्रेस में जा चुके थे। अरे सर 16 में कौन से? आपने कहा 2015 का ये मामला है। 2015 और 16 में सुखपाल खैरा आम आदमी पार्टी के साथ थे। तब आप लोग साथ में बैठ के कहते थे कि देखिए इनके ऊपर फर्जी मामले बनाए जा रहे हैं। अंकित जी मेरी बात सुनिए, 2017 में जब मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ, जब पैसे इनकम से ज्यादा जो सोर्स सामने आया, उस समय आम आदमी, तब सुखपाल सिंह खैरा को इस केस में जोड़ा गया है। तब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का, और इसमें जो गुरदेव सिंह है जो सुखपाल सिंह खैरा के बहुत नजदीकी रहे हैं, जो इसमें कन्विक्ट हो चुके हैं, ठीक है, उसके बयान के आधार पर सुखपाल सिंह खैरा इसमें अक्यूज्ड बनाए गए। और जब अक्यूज बनाए गए तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पे इन्वेस्टिगेशन चल सकती है। आपने ये बात डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कही, पर विनोद जी, आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो आम आदमी पार्टी खुल के कहती है कि ईडी का बेजा इस्तेमाल हो रहा है हमारे खिलाफ, सीबीआई का बेजा इस्तेमाल हो रहा है हमारे खिलाफ। अब वही आरोप उन पे भी लग रहे हैं। सुखपाल खैरा पे बता रहे हैं कि देखिए ईडी की इन्वेस्टिगेशन है जिसमें उनका नाम लिख दिया गया था, और वही ईडी दिल्ली में इनके लिए खराब हो जाती है।
देखिए अंकित जी, यही तो विडंबना है, यही विरोधाभास है भारतीय राजनीति का, कि जिसके पास जो एजेंसी है वो अपने तरीके से उस एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है। आप याद कीजिए, दिल्ली के एक बीजेपी के नेता तेजिंदर बग्गा हैं, उनके खिलाफ भी पंजाब की पुलिस गिरफ्तारी का वारंट लेके उनको गिरफ्तार करने आ गई थी, और तब दिल्ली की पुलिस ने पंजाब पुलिस के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया उनकी किडनैपिंग का, और हरियाणा पुलिस ने उनको वहां पकड़ लिया, पंजाब पुलिस उनको ले जा रही थी। तो उस वक्त तीनों राज्य आपस में ऐसे भिड़ गए थे, हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस एक साथ थी और पंजाब पुलिस एक तरफ थी। तो अजीब विचित्र स्थिति देश में है इस समय कि जिसके पास जो एजेंसी है वो उसका इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधी खिलाफ कर रहे हैं। अब ये आम आदमी पार्टी दिल्ली में कहती है कि साहब मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जो गिरफ्तारियां हुई हैं गलत हुई हैं, और पंजाब में वो 2015 का मामला निकाल करके और सुखपाल खैरा को गिरफ्तार कर लेते हैं। अभी मनप्रीत बादल के बारे में बात चल रही, शायद उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई होने वाली है। तो अब ये नहीं समझ में आता है कि राजनीतिक मामले राजनीतिक प्रतिशोध के हैं या वाकई आपराधिक मामले हैं। अगर आपराधिक मामले हैं तो फिर उनको आपराधिक तौर पर देखा जाए, उनको उस तरह से निस्तारण किया जाए। लेकिन वो आपने सही प्रश्न किया कि सुखपाल खैरा 2015 में अगर इसमें थे, अक्यूज थे, तो फिर 2016 में आम आदमी पार्टी में क्या कर रहे थे और बाद में फिर कांग्रेस में चले गए। तो ये जो नेताओं का आना जाना है, अभी कल को अगर सुखपाल खैरा आम आदमी पार्टी में आ जाए तो सारे केस माफ हो जाएंगे। ये भारतीय राजनीति की बड़ी विडंबना है और बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे साथ बने रहिए। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आ रहा हूं। इस चर्चा पे कंक्लूजन जो है कि इसका असर इंडिया अलायंस पे क्या पड़ेगा, ये जरा आप लोगों से समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये मान के चला जाए कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में कम से कम पंजाब के अंदर तो कोई गठबंधन नहीं हो सकता? क्या ये तय माना जाए? इस पर बात करेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। तो चर्चा कर रहे हैं पंजाब में कांग्रेस के जो एमएलए हैं सुखपाल खैरा, उनकी गिरफ्तारी और उसका असर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के रिश्ते पर क्या पड़ेगा, इंडिया अलायंस पे क्या पड़ेगा। वशिष्ठ साहब, तो क्या यह मान लिया जाए कि कम से कम पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ नहीं आ सकती? अंकित जी, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दूं तो उससे पहले कि मैं एक बात रखना चाहूंगा। हमारे नेता ने हमें एक ही संदेश दिया है, डरो मत। तो वही डरो मत मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, मेरे अपने मित्र आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से केवल इतना ही पूछना है कि जब 15 में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ तो सुखपाल खैरा जी जब भी पंजाब के लोगों की आवाज अकालियों के खिलाफ उठा रहे थे, इसलिए दर्ज हुआ। जब 17 की बात कर रहे हैं तो एजेंसी भारत सरकार की थी, पीएमएलए, इसने दर्ज किया। पंजाब के लोगों की आवाज उठा रहे थे, वो कांग्रेस ज्वाइन कर गए तो उनसे बदलाखोरी हुई। आज फिर वो पंजाब के लोगों की आवाज ना उठा रहे हैं और राघव चड्ढा की शादी में कितने लोग गए, अगर ये प्रश्न पूछना लोगों की हक की बात नहीं है। अगर वहां के गवर्नर 50,000 करोड़ की बात उठाते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, उनकी बात को उठाना गलत है, तो सुखपाल सिंह खैरा। और जहां तक अंकित जी, ये इंडिया अलायंस जो है वो नेशनल राजनीति को देखते हुए बना है। ठीक है, जहां तक मेरा मानना है कि ये ठीक है, लेकिन एक बात ये बात कांग्रेस को भी समझनी होगी कि आप जनता के हितों की बात उठा रहे हैं, वो बिल्कुल उठाना जायज है, उठाना भी चाहिए, लेकिन सर इन्वेस्टिगेशन में अभी क्लीन चिट नहीं मिली है सुखपाल खैरा को, तो आप ये ना मान के चलें। और जो आपने भगत सिंह वाली बात कही थी कि वो कोई भगत सिंह वाला काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अपना काम करेंगे। विनोद अग्निहोत्री जी, क्योंकि मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया सर, मैं अंत में बस आपसे ही पूछना चाहता हूं, तो ये क्या ये मान के चला जाए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब में तो कम से कम साथ नहीं आ सकते, लेकिन एक दूसरा नजरिया यह भी है विनोद जी कि उन्हें आने की जरूरत भी नहीं है। इंडिया अलायंस में रहते हुए भी दोनों अगर आमने सामने लड़ भी लेते हैं, जिसको भी सीटें मिलेंगी वो रहेंगी तो ऑपोजिशन के पास ही। अंकित जी अंकित जी ऐसा है, एक मिनट में अपनी बात पूरी करने दीजिए। एक बड़ा एक जबरदस्त जो है उदाहरण है हमारे सामने इंडिया अलायंस का, केरल का। केरल में भी आप देखिए लेफ्ट और कांग्रेस आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और लड़ते हैं, और 2024 में भी लड़ेंगे। कुछ वही मॉडल मुझे लगता है पंजाब में भी चलेगा। दिल्ली में हो सकता है समझौता हो जाए इनके बीच में, लेकिन पंजाब में कमोबेश वही मॉडल चलेगा, क्योंकि कांग्रेस ही मुख्य विपक्षी दल है वहां पर, अकाली दल नहीं है वहां विपक्षी दल। तो विपक्ष और सत्ता पक्ष अगर एक साथ आ जाएंगे तो सारा स्पेस खाली हो जाएगा अपोजिशन का, और वो अपोजिशन का स्पेस कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहेगी। और लोकसभा का चुनाव कांग्रेस को भरोसा है कि जिस तरह पिछली बार 13 सीटों में उनको 9 सीटें मिली थी, इस बार भी उनका पल्ला भारी रहेगा, ये कांग्रेस का दावा है। तो मुझे लगता है कि पंजाब में शायद ये समझौता न हो, दोनों अलग अलग लड़े केरल के मॉडल पर।
बिल्कुल, उसका क्या एक कंफ्यूजिंग साइन जरूर जाएगा वोटर को। अब यह जनता और वोटर पे छोड़ना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय मेरे पास बिल्कुल खत्म हो चुका है। जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं कि रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े जानकारों के मुताबिक भारत 2030 में रियल एस्टेट की बिक्री $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी, जो कि भारत के जीडीपी का लगभग 13% योगदान होगा। कोविड काल के बाद रियल एस्टेट बाजार में अच्छी खासी तेजी दिखाई पड़ रही है। इस सेक्टर में विकास की संभावनाओं को परखने के लिए एनडीटीवी दिन भर का एक कॉन्क्लेव कर रहा है शुक्रवार 29 सितंबर को। तो आपके घर का सपना कैसे होगा पूरा, उसको जानने के लिए देखना ना भूलें, क्योंकि जाने माने दिग्गज कारोबारी, केंद्रीय मंत्री और कई सारे स्टेक होल्डर्स इस पूरे कॉन्क्लेव में हमारे साथ जुड़ेंगे। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन के उस खबर की जो कल हमने आपको दिखाई थी। बिल्कुल लोगों को हैरान, परेशान और साथ साथ सभी के लिए एक शर्मनाक खबर। उज्जैन में बलात्कार की शिकार 15 साल की लड़की मध्य प्रदेश की ही रहने वाली है। ये लड़की 24 सितंबर को गुमशुदा हो गई थी, जिसके बाद थाने में मामला भी दर्ज कराया गया था। पहले इस लड़की को उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा था। इस बीच इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस इस मामले के लिए एक ऑटो ड्राइवर को उन्होंने हिरासत में लिया है, पूछताछ चल रही है। वहीं 5 लोगों को जो बच्ची के संपर्क में आए, उससे बातचीत की दिख रहे थे, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि 2.5 घंटे तक ये बच्ची लोगों से मदद मांगती रही, दरवाजों पर खटखटाती रही, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़ के इसकी मदद नहीं करे। और इसके सीसीटीवी फुटेज जो आप देख रहे हैं वो बिल्कुल रुलाने वाला है। लेकिन एक पुजारी ने जब इस बच्ची को देखा तो उन्होंने मदद के लिए हाथ बढ़ाया और इस बच्ची की मदद की, उसको तन ढकने के लिए कपड़े दिए और पुलिस को भी जानकारी दी। एनडीटीवी ने उनसे बातचीत की और पूरा मामला समझने की कोशिश की। क्या 2 दिन पहले क्या घटना हुई थी? लड़की को किस तरह से आपने देखा था यहाँ पे? मेरा आश्रम से बाहर जाना का था जी। जैसे ही मैं अपने गेट पर पहुंचा, मुझसे गेट से 10 से 20 फीट दूरी पर वह बालिका बंडेगढ़ क्षेत्र की ओर से आ रही थी। जैसे ही मेरा जाना हुआ, शरीर पर ऊपरी वस्त्र था, नीचे कोई वस्त्र नहीं था। मैंने अपना ऊपरी वस्त्र उतार कर उसे दिया ताकि उसने अपना शरीर ढका। शरीर उसका पूरा ब्लीडिंग हो रहा था, मुंह से कुछ बोल नहीं पा रही थी, आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी। जैसे ही मैंने देखा, मेरा मन वहाँ से आगे जाने का हुआ नहीं। मैंने उसकी मदद करने के लिए तुरंत ही 100 नंबर पर कॉल किया। 2-3 बार वहाँ से कॉल कटा, कोई व्यवस्था नहीं बन पाई। फिर तत्पश्चात मैंने वापस पुनः महाकाल थाने में जो हमारे कुछ लोग हैं वहाँ उन्हें कॉल किया, उनसे फिर नंबर लिए सब, फिर महाकाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर 100 नंबर पर पुनः रिटर्न कॉल किया। इस साथ पुनः करीब 20 से 25 मिनट में गाड़ी आई। जब तक वह बालिका मुंह से कुछ नहीं बोल पा रही थी, बोल तो रही थी लेकिन उसकी भाषा में समझ में नहीं आ रही थी। कितनी बजे की बात होगी आपके पास यहाँ? ये सर करीब 9:30 बजे के आसपास की कहानी, प्रातःकालीन परसों के दिन। आपके फ़ोन लगाने के कितनी देर बाद पुलिस यहाँ पहुँची? 20 मिनट 20 मिनट में आ गई थी। उसके बाद वो सीधे उनको लेके चले गए? सीधे उन्हें लेकर। आज अनंत चतुर्दशी है। आज गणपति बप्पा को विदाई दी जा रही है। मुंबई स्थित महाराष्ट्र के में गणपति उत्सव की खास धूम है। 10 दिनों के पूजा अर्चना के बाद आज बप्पा विदाई लेंगे। आज गणेश मूर्तियां को विसर्जन जो है वो पूरे ढोल ताशों के साथ महाराष्ट्र में और देश के अलग अलग जगहों पर किया।